गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित जो उदाहरण है इस चैप्टर के उसको करना चाहते हैं। हम लोग वैसे पढ़ रहे थे गाउस का नियम, लेकिन थोड़ा सा न्यूमेरिकल को थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर में करते जाएंगे। जैसे अभी स्टार्ट किया है तो गाउस का नियम आप कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। गाउस के नियम का जो एग्जाम्पल है और थ्योरी है उसको कंप्लीट करते हुए चलिए, और उसके साथ साथ कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल करते चलिए वैद्युत क्षेत्र के। जैसे ये वैद्युत क्षेत्र चैप्टर कूलाम का गाउस का नियम खत्म हो जाए तब तक आप उदाहरण कर चुके होंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा लैग बिहाइंड रह गए हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने ये कहा कि उनके पास बुक अवेलेबल नहीं है इस लॉकडाउन के कारण, तो अभी हम लोग इस कारण से इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिले कर दिए। अब इसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू रूल रहेगा कि आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी थ्योरी पोर्शन और उदाहरण कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और पिछले के जितने भी क्वेश्चंस उसमें बुक में गिवन है सारे अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जो भी आपके डाउट हो वो आप अलग से भी पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्या 1 2 3 4 उदाहरण हम लोग 3 तक शायद डिस्कस कर चुके थे। अब इसके बाद हमको डिस्कस करना है चौथा उदाहरण। तो चौथा उदाहरण क्या है बेटा, ये सुनिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी 5.3 गुणा 10⁻⁻11 मीटर है। ये जैसा कि इन्होंने कहा है। फिर ये आगे कह रहे हैं उनके मध्य वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। यदि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना की जाए तो आप इसका भी निष्कर्ष निकालिए। तो पहले इनके मध्य, जैसे ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो पहले इन पर पहले वैद्युत बल की गणना करते हैं। तो वैद्युत बल कूलाम के नियम से हम जानते हैं F = K Q1Q2/r²। तो K का मान कितना होता है 9 गुणा 10⁹। Q1 प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश इतना ही होगा 1.6 × 10⁻⁻19, और इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है बेटा 5.3 × 10⁻11 का स्क्वायर। अब हाँ, डिस्टेंस यही है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने का आप सिर्फ इसमें बेसिक्स कैलकुलेशंस बची है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। ओके। अब किसी भी बच्चे को अगर जैसे कोई कैलकुलेशन ऐसी आ गई है जो सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम उस न्यूमेरिकल का जो कैलकुलेशन पोर्शन है उसको भी अलग से आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। लेकिन अभी के लिए हम कैलकुलेशन पोर्शन छोड़ रहे हैं, सिर्फ आपको इसके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि कैसे इसमें बल लगेगा या कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो F वैद्युत आपने निकाला अभी। अब कह रहे हैं इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। तो इसकी गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए, तो 11वीं क्लास में आपने F ग्रेविटेशनल पढ़ा है, Gm1m2/r²। अब G का मान कितना होता है बेटा 6.67 गुणा 10⁻⁻11। आपको याद होगा ये G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। द्रव्यमान कितना है प्रोटॉन का बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻27 kg। बेटा ये आप याद कर लीजिए, ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता ही है, प्रोटॉन का भी याद कर लीजिए 1.67 गुणा 10⁻27 kg। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। सॉरी, यूनिट नहीं लिखना है। और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बेटा 5.3 × 10⁻11 इसका स्क्वायर। तो जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा 3.6 × 10⁻47।
न्यूटन। तो -47 न्यूटन। तो ये दोनों का रिजल्ट आ गया है, एफ ग्रेविटेशनल और एफ इलेक्ट्रिकल। एफ इलेक्ट्रिकल अपना ये आया था। अब अगर किसी की तुलना करनी होती है तो तुलना करने का दो ही रास्ता है अपने पास। या तो दो लोगों को, जैसे मान लीजिए कि ये पता करना है कि कौन कितना किससे बड़ा है, तो या तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और या फिर दूसरा रास्ता होता है दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी आप तुलना कर सकते हैं, और डिवाइड करते हैं तो भी आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहां सब्सट्रैक्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप पावर देखिए इतना डिफरेंट है कि इसमें सब्सट्रैक्ट करने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, या 10 टू पावर में बहुत ज्यादा ऑर्डर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इजीएस्ट वे क्या है कि अगर दो लोगों की तुलना करनी है तो उनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो अगर हमें तुलना करनी है कि एफ इलेक्ट्रिकल और एफ ग्रेविटेशनल, अगर हम ये करें तो 8.2 इंटू 10 टू पावर -8 का डिवीजन किससे कर दोगे, 3.6 इंटू 10 टू पावर -47। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। ये आएगा आपका 2.27 इंटू 10 टू पावर 39 के ऑर्डर का। अब एक बहुत खूबसूरत रिजल्ट है, इसकी चर्चा की जाए थोड़ा सा। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि 2.27 तो छोड़िए, लेकिन 10 टू पावर 39 कौन ग्रेटर है बेटा, इलेक्ट्रिकल फोर्स 39 टाइम्स 10 टू पावर 39 टाइम्स ग्रेटर है किससे, वैद्युत बल से, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल से। तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम होता है और वैद्युत बल इतना ज्यादा होता है, लेकिन हमें दैनिक जीवन में ऐसा दिखाई तो नहीं देता कि हम ऐसे चिपकते चले जा रहे हैं तार से। कहीं भी हम इधर उधर चिपक गए, कहीं इधर उधर हम दौड़ते जा रहे हैं, हमको वैद्युत क्षेत्र, जैसे यहाँ आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूअसली फ्लो हो रही है तो पता चले हम उससे चिपक गए, ऐसा होता नहीं है। तो उसका रीजन ये है कि बेटा वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में जो बेसिक डिफरेंस है, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान में लगता है। दो द्रव्यमान कोई भी हो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो आप जैसे ये मार्कर छोड़ दीजिए, पृथ्वी की ओर जाता दिखेगा, तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल आपको दिख रहा है। लेकिन वैद्युत बल क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो आवेशों के मध्य लगता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मान लो वो आवेशित भी हो, लेकिन आप तो उदासीन हैं, या जितनी आपके घर में वस्तुएं रखी हैं सब उदासीन हैं, तो इनमें आकर्षण इसलिए नहीं दिखता आपको। नहीं तो जैसे जो वैद्युत बल है वो आवेशों के मध्य लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर समान प्रकार के आवेश हुए तो प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकार के आवेश हुए तो आकर्षण। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी नेट न्यूट्रल है, नेट उदासीन है, और आपके घर में जितने उपकरण हैं, आप हैं, ये सब लोग क्या है, नेट उदासीन। तो उदासीन वस्तुओं के मध्य वैद्युत बल नहीं लगता, तो इसलिए आपको ये जनरली दिखाई नहीं देता आपके दैनिक जीवन में। नहीं तो ये विचार आ सकता है कि भाई वैद्युत बल तो हमको दिखाई नहीं देता। तो ये इससे इसका निष्कर्ष निकलता है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर, समान आवेश के दो धनायन हैं, मान लीजिए ये Q है तो ये भी Q है, दोनों Q आवेश के धनायन हैं, और परस्पर 3.7 इंटू 10 टू पावर -9 न्यूटन, इनके मध्य जो बल लग रहा है F, वो लग रहा है 3.7 इंटू 10 टू पावर -9 न्यूटन लग रहा है, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। कितने का मतलब एक तो संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखिएगा। जैसे पहले आवेश निकालिए, फिर कितने निकालने के लिए Q इक्वल्स N ही लगा दीजिएगा, तो N आपको पता चल जाएगा। तो पहले बल निकालने का तरीका क्या है, देखो बल, आवेश और दूरी दी हुई है, तो एक ही फॉर्मूला कूलाम के नियम का सोचेंगे अपन। तो F इक्वल्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक आदत डाले बेटा, हमेशा शॉर्ट में यहां साइड में लिख दें, अगर बोर्ड पेपर दे रहे हैं
अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन बोर्ड अगर दे रहे हैं तो उसमें ये साइड में इंफॉर्मेशन जरूर लिख दिया करें कि के की वैल्यू 1/4πε0 है। यहाँ पे ऐसा क्यों करना रिक्वायर्ड है? क्योंकि आप एक बात सोचिए कि जैसे के का मान एक नियतांक ही तो है, ये हमने के माना है, सिंबल हमारे द्वारा माना जाता है, तो के कोई जरूरी नहीं है। किसी ने कुछ मान लिया हो, सी मान लिया हो, किसी ने के डैश मान लिया हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो के डैश या के वही है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 है। तो जितने नियतांक होते हैं सबके मान अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को जब भी यहाँ पे के लिखें तो इसके सामने ये जरूर लिख दें जब आप बोर्ड पेपर दे रहे हैं। अगर आप बोर्ड पेपर के बजाय कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें तो स्पीड मैटर करती है, तो ये सब लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब देखिए एफ की वैल्यू, जो वैल्यूज गिवन है उन्हें रखने की कोशिश करिए। 3.7 × 10⁻⁹, के की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1 Q2 QQ है, समान आवेश है, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर, तो 10⁻−10 मीटर का स्क्वायर आप कर दीजिए। अब इसमें Q की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Q स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 3.7 × 10⁻⁹, 25 × 10⁻20, इसका स्क्वायर कर दिया बेटा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20, तो इसको भी तिरछा गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? 9 × 10⁹। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये करिए कि इस 25, अगर ये अगले स्टेप में क्यू स्क्वायर हटेगा तो ये रूट लग जाएगा, तो 25 और 9 को तो डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए। 25 और 9 का देखिए 25 अंडर रूट में है, तो इसको बाहर निकालेंगे 5 आ जाएगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो ये तो सिंपली ये और ये टर्म तो बाहर आ गया। अब 3.7 का आप रूट निकालिए, तो एक तो तरीका ये है कि आप कमीज से निकालें, दूसरा तरीका ये है कि 3.7 आप ये समझिए 4 के करीब है, तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो उससे कम है तो इसका भी 1.9 के करीब आ जाएगा। अब एक इंटेलिजेंट वर्क यहां करना है, ये ध्यान रखना है कि आवेश का मान पूर्ण गुणज होता है क्वांटीकरण के सिद्धांत से, या तो 1.6 × 10⁻19 आएगा, या तो 3.2 × 10⁻19 आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी पावर को कैलकुलेट करते हैं, 10⁻20 और 10⁻−29 और ये ऊपर गया 38 हो गया, 10⁻−38 हुआ टोटल, तो बाहर आएगा तो 10⁻−19 19 × 38। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा तो ये 0.6 के करीब जाएगा, तो ये 3 आ गया, 5 6 या 30, तो 0.1 है तो 3 आ गया। इसका मतलब ये 3.2 होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, 9.2 कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा नेट, कट मत करिए, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3.2 × 10⁻19। इतना हमें कैसे पता चला? क्योंकि आवेश E अथवा E के पूर्ण गुणज में होता है। तो अब Q इक्वल्स NE लगा दीजिए, N निकालना है तो Q अपॉन E, Q कितना है बेटा? 3.2 × 10⁻19, E की वैल्यू आपको याद है 1.6 × 10⁻−19, तो इसको जब सॉल्व किया तो 2 आ गया, तो N की वैल्यू 2 है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 6, ये नंबर चेंज करना हम भूल जा रहे हैं, तो इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6 में कह रहा है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है।
ये आवेश है, ये निर्वात में रखे हैं, तो F निर्वात 18 न्यूटन दे रखा है। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई को हम T से प्रदर्शित कर रहे हैं, T फॉर थिकनेस, 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक को आप एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते थे 6 की एक कांच की पट्टिका रख दी जाए तो इन आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने जब परावैद्युतांक पढ़ा था तो आपको याद होगा कि इसके लिए परावैद्युतांक की परिभाषा पढ़ी थी, तो 2 परिभाषा पढ़ी थी। एक तो निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को, माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। एक परिभाषा ये पढ़ी थी। एक परिभाषा इसमें हम लोगों ने और कंसीडर करी थी, ये इसका रिवर्स था बल का। ये ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहां मिस्टेक हो सकती है आपसे। तो बल के लिए था F निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाला बल परावैद्युतांक कहलाता है। क्योंकि ये रिवर्स था तो अब कैसे पता चलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन रखिए, तो एप्सिलॉन बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दोनों में होगा, कट जाएगा, तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यही टर्म तो आ जाएगा बेटा। तो ये निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। तो अब इसमें निर्वात में बल दिया है, परावैद्युतांक दिया है, माध्यम का बल पूछ रहा है, थिकनेस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, हमको ये क्लिक करता है। तो F निर्वात दिया है 18, F मीडियम पूछा है तो एप्सिलॉन r को नीचे बुला लीजिए, F निर्वात बटे एप्सिलॉन r। अब F निर्वात का मान 18 दे रखा है, एप्सिलॉन r का मान 6 दे रखा है, Fm निकालना है तो ये अपने आप ही देखिए 3 न्यूटन आ गया। तो माध्यम में लगने वाला बल घट गया। अब कितना लग रहा है? पहले 18 न्यूटन लग रहा था, अब उसका 6th पार्ट लग रहा है, 1/6 पार्ट, कितना? 3 न्यूटन। तो इसीलिए परावैद्युतांक की उपस्थिति के कारण बल प्रभावित होता है और बल घट जाता है, इसका ये निष्कर्ष है। तो ये अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 7। सेवंथ क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था उसका एक शानदार एप्लीकेशन आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस न्यूमेरिकल को आप बहुत समझ के सिंसियरिटी के साथ करिएगा, समझ के साथ, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप उस डेरिवेशन में जाएंगे और वही फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना आता है तो गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। अब उसको देखिए कि क्यों गलत हो जाएगा। अगर फॉर्मूले का एप्लीकेशन आपको नहीं आता है, डेरिवेशन वाला पोर्शन अगर आपको नहीं आता है, डायग्राम आपको नहीं आता है, तो ये न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इस टाइप के इसीलिए कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां से जो कंपटीशन का पार्ट है वो देखिए, जैसे त्रिविमीय निर्देश तंत्र ले लिया तो एक बिंदु आवेश है Q1 2 माइक्रोकूलाम, वो 2 मीटर 1 मीटर पर रखा है। तो इधर 2 यूनिट चलिए, इधर 1 यूनिट चलिए, तो यहां 2 मीटर 1 मीटर पर रखा हुआ है। उसका मान है कितना? आवेश है -5 माइक्रोकूलाम, वो सॉरी 2 माइक्रोकूलाम। तो यहां पर Q1 इक्वल्स 2 माइक्रोकूलाम हमने रख दिया। ऐसे ही Q2 देखिए -5 माइक्रोकूलाम है, लेकिन वो -2 मीटर को 4 मीटर पर रखा है। -2 मीटर का मतलब ये हुआ, तो यहां कहीं रखा है -2 मीटर 4 मीटर। तो ये Q2 रखा है -5 माइक्रोकूलम। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, ध्यान दीजिएगा बेटा, Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आपसे पूछ रहा है।
बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने जा रही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अब इसको मूल बिंदु से मिला दीजिए, तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर होगा, ये मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर होगा। इतना एक्यूरेट डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो हम सिर्फ समझाने के पर्पज से आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ बना रहे हैं। आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में भी बना सकते हैं। सिंपली आप दो चार्ज ले लीजिए ऐसे, ये और ये नाम दे दीजिए, ये R1 है, ये R2 है, सिंपली ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन हम अभी आपको निर्देश तंत्र में रखना सिखाया है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा आप इस पोर्शन को देखिएगा। अब इसमें देखिए, अब इसको लाइन ज्वाइनिंग को अगर मिला दीजिए तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे जब हमने डेरिवेशन किया था तो Q1 भी पॉजिटिव था और Q2 भी पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव था तो जो फोर्स लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, ये लगा F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर इसको थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लें, अभी रुक जाइए, अलग से इसका डायग्राम आपको सिखा देते हैं। दोनों जो हमने बनाया था वो दिखा रहे हैं। अगर दोनों पॉजिटिव थे तो ये Q1 था, ये Q2 था, तो ये क्या हो जाता था बेटा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अगर ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है। अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जो डिस्टेंस था उसको हमने ऐसे लिया था, डिस्टेंस R12 इस डायरेक्शन में ले लिया था, और इसको R21 को इस डायरेक्शन में ले लिया था। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो ये डायग्राम हम पहले भी कर चुके हैं, तो इस पे हम बहुत ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करने जा रहे हैं। प्रतिकर्षण लग रहा था, डिस्टेंस कैसे लिया था। अब यहां पे सबसे मेन बात है, फोर्स ऑन 2 पूछा है ड्यू टू 1। अच्छा, अब ये दोनों समान प्रकृति के हैं कि विपरीत प्रकृति के? तो आंसर है विपरीत प्रकृति के। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण की आकर्षण। तो पता चल रहा है यहां तो आकर्षण हो रहा है। अभी यहां पे ये डिस्टेंस वाला फैक्टर जो है उसको यहां रख दीजिए सीधा सीधा। इस डायरेक्शन में कौन सा है बेटा, R12, और ऊपर की डायरेक्शन में है R21। ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी बेटा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। प्लस, अगर प्लस प्लस हुआ तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस हुआ प्रतिकर्षण, प्लस माइनस हुआ आकर्षण। ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डिस्टेंस की डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगी। तो इसको आप देखिएगा, ये वाला हमने यहां पे कॉपी किया। अब देखिए, इस Q1 ने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, Q2 पर कितना बल लगाया? पहली बात ये तो अभी निकालेंगे, लेकिन आकर्षी लगाया कि प्रतिकर्षी? तो आंसर है इसको, तो माइनस है तो आकर्षण करेगा, ये प्लस इस माइनस को आकर्षित करेगा। तो अब इसकी डायरेक्शन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये हो जाएगी बेटा। रिक्वायरमेंट नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है? अगर हम डेरिवेशन के स्टार्टिंग पे जाते तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी न्यूमेरिकल है, लेकिन अगर हमने डेरिवेशन सिर्फ फॉर्मूला रट रखा है तो ये न्यूमेरिकल मिस्टेक कर देंगे आप। तो इसको समझने की कोशिश करिए। आपसे पूछा है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का फॉर्मूला हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन, देखिए फोर्स R का स्क्वायर होता है, लेकिन हम फोर्स का डायरेक्शन देखिए 2 1 किधर है बेटा, इधर है। पहले इस डायग्राम में किधर होता था, इधर, तो इसकी दिशा में एकांक सदिश कौन होता था, 2 1 होता था, R21। लेकिन अभी फोर्स किधर है, इधर, तो इसकी दिशा में एकांक सदिश किधर कौन है, R12। तो इसकी दिशा में हमने लिख दिया R12 का वेक्टर, R12 का परिमाण का क्यूब। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के क्रम में। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो न्यूमेरिकल में आपको दम नहीं बचता है। अब यहां पे हमें 2-3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो R12 वेक्टर निकालना है, एक R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो R12 वेक्टर, तो R1 वेक्टर वहां से देखिए कैसे लिखेंगे बेटा, 2 मीटर I डायरेक्शन में है और 1 मीटर J डायरेक्शन में है, तो R1 लिखेंगे 2I कैप प्लस 1 J कैप। अब 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसको ऐसे J कैप मीटर लिख दिया। इसी तरह से R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा, R2 वेक्टर को देखिएगा, -2 मीटर है, तो माइनस का मतलब 2 माइनस I कैप, तो -2I कैप लिख सकते हैं।
तो -2i कैप, और फिर y दिशा में गए तो y दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, जे कैप, तो +4j कैप मीटर। बेटा ध्यान दीजिएगा, -2i क्यों, क्योंकि आप यहां -2 मीटर कैसे आएंगे, इस दिशा में, तो इस दिशा में एकांक सदिश क्या होगा, -i कैप, तो -i कैप का यहां पे हमने -i कैप के फॉर्म में लिख दिया। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अपन को चाहिए R12, तो R12 वेक्टर निकालने के लिए R1 - R2 चाहिए। तो R1 कितना है बेटा, 2i कैप प्लस j कैप, माइनस R2 कितना है, -2i कैप प्लस 4j कैप। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2i कैप माइनस 4j कैप। अब इसका नेट देखिए कितना आया, 2i कैप 4i कैप। तो R12 कितना आ गया बेटा अभी तक, 4i कैप +1 -4 -3j कैप मीटर। अब R12 का परिमाण भी तो चाहिए अपन को, उसका क्यूब भी करना है, तो लगे हाथ परिमाण भी निकाल लेते हैं। तो R12 का परिमाण निकालने का तरीका होता है i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट क्या है 4, तो उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट क्या है 3, उसका स्क्वायर, और k है नहीं तो +0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट से बाहर लेंगे तो 5 आ गया। तो अपन को परिमाण भी मिल गया R12 का। अब सारा मान सिर्फ रखना है, हमने F21 जो निकालना था वो देखिएगा। K का मान है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 कितना है बेटा 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुणा 10 की घात -6। Q2 कितना है -5 माइक्रोकूलम, तो परिमाण में ही ले रहे हैं, तो 5 गुणा 10 की घात -6 माइक्रोकूलम। अब इसके बाद यहां पे परिमाण कितना आया है R12 का 5 का क्यूब, और R12 वेक्टर कितना आया है अपना, R12 के प्लेस पे आप ये लिखिए 4i कैप -3j कैप मीटर, सॉरी यहां यूनिट तो न्यूटन होगी बल्कि। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहने दीजिए, इसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 10 हो जाएगा, 9 और 5 का क्यूब हो जाएगा 25, 125, 9/125 इंटू 10 टू पावर, ये 10 हो गया एक पावर, तो ये 10 की घात -9 और ये 10 और हो 10 की घात +9 और एक 10 की घात +10 और 10 की घात -12, तो 10 की घात -2 बचा। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100/900/25 इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। 125 का टेबल पढ़ लीजिए। तो ये हो गया 7.2 के करीब से आ जाएगा, 10⁻⁴, ये न्यूटन हो गया। F21 सॉरी ये मान को लिखना बाकी, 4i कैप -3j कैप मीटर, ये हो गया कल सॉल्यूशन। इसको आप थोड़ा सा देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर समझ में ना आए तो इसको आप कमेंट सेक्शन में फिर बताइएगा, दोबारा समझा देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस डायग्राम को सिर्फ समझाने के पर्पज से बनाया है, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन आप मिस्टेक ना हो इसलिए आपको यह डायग्राम समझा दिया है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है,
एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित है तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई जाती है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। बेटा अगर इन पर आवेश द्रव्यमान नहीं होता तो ये दोनों आवेश प्रतिकर्षण के कारण ऐसे फैले होते, लेकिन द्रव्यमान mg का जो फैक्टर है उसके कारण ये लटक जाएंगे। तो हमने जो धागे से लटकाया है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। ये वाली लेंथ, वैसे अगर ये सीधे सीधे रखे होते तो ये प्रतिकर्षण दोनों पर लग रहा होता, लेकिन ये धागे से लटके हैं तो इन पे mg भी इनका काम करेगा। अगर ये सीधे सीधे ऐसे होते तो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा होता। अगर ये Q दोनों समान आवेश है तो फोर्स, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और इधर लगता फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये तो लगता है, लेकिन अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये लेंथ गिवन है बेटा 40 सेंटीमीटर और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये और बहुत पास होंगे इस 40 के कंपैरिजन में, लेकिन हमने सिर्फ शो किया है इतना दूर, जिससे कि आप डायग्राम समझ सकें। तो इनके बीच कुछ एंगल थीटा होगा। अच्छा, आप 11th में याद कीजिए, जब भी कोई चीज डोरी से लटकती थी तो डोरी पर तनाव बल लगता था, तो इस पर एक तनाव बल इधर होगा, टेंशन फोर्स T से। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है कि एक बल इधर है, एक बल ऊर्ध्वाधर नीचे है। अच्छा, इसने इसको प्रतिकर्षित किया होगा तो यहाँ पे एक बल F इलेक्ट्रिकल है, इस पर भी F इलेक्ट्रिकल लग रहा होगा। तो अब देखिए, एक बल इधर, एक बल इधर, एक बल इधर, अगर तीनों बल एक दिशा के अनुदिश नहीं है, चाहे x अक्ष के अनुदिश चाहे y अक्ष के अनुदिश होते, तब तो इनको आराम से जोड़ घटा लेते। लेकिन सदिश राशि होने के कारण बल की दिशा को पहले घटक वियोजन करना पड़ेगा। तो इन दोनों को तो एक तमीज से नहीं है, रहने दीजिए, इसी का घटक वियोजन कर दीजिए। तो आप सोचिए, अगर ये थीटा है तो एकांतर कोण से ये थीटा हो जाएगा, तो t का ये घटक क्या हो जाएगा बेटा, t cos थीटा, और t का ये घटक क्या हो जाएगा, t sin थीटा। इसी तरह से सेम प्रोसीजर इधर होगा। हम एक पे चर्चा कर लेते हैं, अपने आप वही रिजल्ट दे देगा। तो अब देखिए क्या करते थे, ऊर्ध्वाधर बल बराबर कर देते थे और क्षैतिज बल बराबर कर देते थे। तो ऊर्ध्वाधर बल और क्षैतिज बल में पहले क्षैतिज बल देख लीजिए, T sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, F इलेक्ट्रिकल के बराबर हो जाएगा। और ऊर्ध्वाधर के लिए देख लीजिए, T cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का डिवीजन कर दीजिए। आपसे पहले अब थोड़ा सा इसके बाद क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। दो छोटे बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। m दोनों का गिवन है 200 ग्राम, 200 ग्राम, दोनों का द्रव्यमान 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनके प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ बिंदु से लटकाए गए। दोनों गोले समान आवेशित है तथा साम्यावस्था में इनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो अपन को आवेश चाहिए। अब इसको क्या कर लीजिए, F इलेक्ट्रिकल को आप जानते हैं कि अगर ये दूरी R मान लीजिए, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आप क्या मानते हैं, R, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अगर ये इस पर भी आवेश Q मान लीजिए और इस पर भी आवेश Q मान लीजिए, क्योंकि समान आवेश दिया है, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये दोनों अगर डिवाइड कर दें तो T वाला फैक्टर कट जाएगा। इसका क्या फायदा है, क्योंकि अननोन हम कम से कम रखना चाहते हैं, तो इस T को खत्म कर दिया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया बेटा, tan थीटा। अब tan थीटा हुआ KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन mg। अब इसको सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर लेके चले जाइए, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर mg। अब यहां पे थोड़ी सी सहूलियत देखिए। अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो tan थीटा कैलकुलेट करना है। tan थीटा होगा आधार, लंब बटे आधार, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो ये दूरी तो 2 सेंटीमीटर मिल गई अपन को। और आधार तो ये है, ये पता नहीं है, तो इसको या तो पाइथागोरस से निकालिए, एक तरीका। आंसर में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरा तरीका बड़ा सिंपल एक तरीका हम लोग जानते भी हैं। अगर आधार और कर्ण गिवन है, आधार और लंब, वो कर्ण और लंब, थीटा के सामने वाला लंब
और ये कर्ण, अगर लंब कर्ण दिया है तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा टेन थीटा के बराबर भी होता है। अगर थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो इसको बड़ा सुंदर सा रिजल्ट यहां लिख लीजिए, टेन थीटा की जगह साइन थीटा। समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये पाइथागोरस निकाल के, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन समय को बचाने के लिए, स्पीड अप होने के लिए आप चाहें तो साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा बहुत अल्प है, आप सोचिए कैसे, ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, इतनी कम, और ये 40 सेंटीमीटर है, 20 गुना ज्यादा लंबाई है, तो पक्का इसमें कोण बहुत अल्प बनेगा। तो कोण अल्प बनेगा तो साइन थीटा को हम टेन थीटा लगा सकते हैं। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो अब साइन थीटा की वैल्यू होते लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो, थीटा के सामने क्या है, लंब 2, और कर्ण कितना है बेटा, 40। के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर, आर की वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात -2। अब कहोगे यहां क्यों सेंटीमीटर उनको कन्वर्ट नहीं किया, तो आप करेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अनुपात है, कोणों का अनुपात में आपको देखने की जरूरत नहीं है कि किस यूनिट में गिवन है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, द्रव्यमान कितना दे रखा है 200 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर दिया। जी का मान आप सुविधा के लिए 10 ले लीजिए। अब इसका तिरछा गुणा करते हैं, देखिए 2/40 1/20 हो गया बेटा। अब इधर जो डिवीजन में उसको उधर ले जाइए, 16 गुणा 10 की घात -4, 200 गुणा 200 गुणा 10 की घात -200 गुणा 10 की घात -3, और यहां 10 और डिवीजन में आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। अब यहां पे बचा क्यू स्क्वायर, तो क्यू इक्वल्स कितना हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करिएगा, जी अगर ये 20 को इससे कट कीजिए 10 आ जाएगा। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करिए, 16 का अंडर रूट बाहर आएगा 4 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा बाहर। अब पावर खाली कलेक्ट कर लीजिए, पावर में देखिए 10 की घात 1, 10 की घात 1, 10 की घात 2 पॉजिटिव है, और 10 की घात ये 10 की घात -9 ऊपर जाएगा, 10 की घात +9 ऊपर जाएगा, 10 की घात -9 हो जाएगा, -9 4 -13 और -16, 10 की घात -16 में से 10 की घात +2 है, तो 10 की घात -14 बचा, तो 10 की घात -7 बाहर आ गया। कूलम क्यू का मान मिल गया आपको। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, इनके मध्य की दूरी r है। एक अन्य आवेश स्मॉल q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। तो स्मॉल q कहीं यहां रखा है, मान लेते हैं यहां होगा, यहां बाहर होगा, उस साइड होगा। पहले इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि वे संतुलन में हो। तो पहली बात हमने एक नोट बताया था जब इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे, तो ये बताया था कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हो और बीच में कोई अन्य विपरीत प्रकृति का आवेश रख दें तो संतुलन में होंगे। लेकिन अगर तीनों समान प्रकृति के हैं तो संतुलन में होने के लिए आप इसको समझने की कोशिश करिए कि मान लेते हैं ये भी तो एक चांस है कि तीनों समान प्रकृति के हों, तो स्थायी साम्यावस्था तो नहीं होगी, क्योंकि
आप समझने की कोशिश करिए। ये इसको सभी पर बल देख लीजिए, तीनों पर। इस 9 को ये वाला प्लस, अगर तीनों पॉजिटिव है एक बार के लिए मान लेते हैं, तो ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये भी इसको धक्का मारेगा, तो ये तो इधर बल लगता रहेगा इस पे। ऐसे ही इसको देख लीजिए, इस पर ये भी बल पॉजिटिव है तो धक्का मारेगा, ये भी पॉजिटिव है तो धक्का मारेगा, तो ये भी उस इधर की तरफ हमेशा इस पर बल लगता रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए 9e वाला इसको इधर धक्का मारे, 4e वाला इधर धक्का मारे, तो अगर दूरी को व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये संतुलन में हो सकता है एक स्थिति। तीनों निगेटिव ले ले तो सेम ऐसे ही प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों को पॉजिटिव ले लें और इसको निगेटिव ले लें तो ये स्थायी संतुलन होगा बेटा। कैसे? देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो तीनों कोई भी 3 आवेश है जो तीनों पर नेट बल 0 होना चाहिए। तो इस पर देखिए ये प्लस प्लस, अगर हम समझाने के लिए सिर्फ ले रहे हैं कि साम्यावस्था की स्थिति जो हमने नोट में लिखाई थी कि अगर 2 आवेश जो दोनों तरफ है वो पॉजिटिव और बीच में कोई अन्य आवेश निगेटिव है तो ये संतुलन में होंगे। ये कभी भी है 2 आवेश, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो तीसरा आवेश कहां रखें कि संतुलन में हो। जैसे ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, बराबर नहीं है, कुछ परिमाण अलग अलग लेना पड़ेगा। तो तीसरा आवेश कहां रखें कि ये संतुलन में हो। तो आप सोचो अगर यहां रख दोगे तो प्लस प्लस अगल बगल हो जाएंगे, प्लस प्लस किनारे बीच में निगेटिव हो, या फिर माइनस माइनस, अगर ये माइनस आवेश रखना होता तो यहां रखते, देखो दोनों किनारों पर माइनस हो गया, बीच में प्लस, संतुलन में आ जाएगा। अगर प्लस रखना होता तो कहां रखते, देखो ये 2 आवेश गिवन है और एक प्लस रखना है, प्लस रखना है तो कहां रखते हैं, देखिए किनारों पर प्लस आने चाहिए, तो प्लस रखना है तो यहां पे होगा प्लस, बीच में माइनस, तभी संतुलन में होंगे। अब इसको कैसे होंगे ये हमने अभी समझाया है। अब इसमें एक पोर्शन ये वाला लेते हैं, जैसे इसको देखिए ये 9e इसको धक्का मार रहा होगा, ये 4e आकर्षित कर रहा होगा अपनी ओर, ये 4e इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो अगर दूरी व्यवस्थित कर दे तो ये तो संतुलन में है। लेकिन अब इसकी चर्चा करिए, ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, आकर्षित, और ये प्लस क्यू इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो बल बराबर और विपरीत दिशा में हो सकते हैं अगर दूरी को व्यवस्थित कर दिया जाए, तो ये भी संतुलन में। इसी प्रकार इस पे सोच लीजिए, ये माइनस क्यू 4e को क्या करेगा, आकर्षित, 9e क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो अगर बल विपरीत दिशा में आए तभी वो वस्तु संतुलन में हो सकती है। जैसे अगर हमारे ऊपर मान लीजिए कोई पीछे से धक्का मार रहा है और कोई आगे से मार रहा है तो मैं संतुलन में रहूंगा। लेकिन अगर इधर ही दोनों धक्का मार रहे हैं तो मैं इधर गिर जाऊंगा, तो मैं संतुलन में नहीं रहूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, साम्यावस्था 3 टाइप की होती है, स्थायी, अस्थायी और उदासीन। स्थायी साम्यावस्था और अस्थायी साम्यावस्था, जैसे ये कोई वस्तु है ऐसे लटकी हुई है, ऐसे रखी हुई है, अगर यहां से अब ये रुकी हुई है ना तो साम्यावस्था में तो है, लेकिन अगर यहां से बल लगा देंगे तो ये थोड़ी देर में ऐसे लुढ़क जाएगी तो ये वापस वहां नहीं आएगी, तो ये अस्थायी साम्यावस्था है। अगर इसी को आप सोचिए यहां से पकड़ लीजिए और इसको यहां से मारिए ऐसे धक्का, देखिए यहां से करिए यहीं आके रुका ना, तो ये स्थायी साम्यावस्था है। इस स्थिति को उदासीन क्या है, जैसे ये वस्तु है, धक्का मार दीजिए यहां जग गई, यहीं पड़ी रह गई, तो ये उदासीन साम्यावस्था है। तो साम्यावस्था 3 टाइप की होती है, स्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था, उदासीन साम्यावस्था। तो अस्थायी साम्यावस्था की फोटो तो तीनों पॉजिटिव हो तो भी संभव है कि अस्थायी साम्यावस्था में हो, लेकिन अगर जरा सा किसी को मौका मिला तो वो भाग जाएगा। लेकिन स्थायी साम्यावस्था के लिए जरूरी है कि ये दोनों जो आवेश हो वो समान प्रकृति और बीच वाले आवेश का, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, कहीं भी उस लाइन को मिलाने वाली रेखा पर विपरीत प्रकृति का होगा, तो ही ये स्थायी संतुलन में होंगे। अब अगर ये बात समझ चुके हैं तो इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ इतनी बात कही है कि वो संतुलन में हो। तो अब देखिए संतुलन में होने के लिए आप एक बात समझ लीजिए कि अगर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, तो A ने इस पर बल लगाया होगा, इधर धक्का मारा होगा FA, इसने इधर लगाया होगा FB। अच्छा ये बीचों बीच में होंगे नहीं, ये दूरी टोटल R दे रखी है, तो यहां से यहां तक की दूरी को आप कुछ x मान लीजिए, तो ये बची दूरी क्या हो जाएगी बेटा,
अगर ये टोटल r है उसमें से x खत्म हो गया तो ये बचा क्या, r माइनस एक्स। तो अगर ये संतुलन की स्थिति हुई, संतुलन की स्थिति तो बेटा कब होगी, जब FA परिमाण में FB के बराबर हो जाए, तभी तो ये संतुलन की स्थिति होगी। तो FA और FB की वैल्यू लिख दीजिए। तो FA की वैल्यू लिखो बेटा, FA किसने लगाया, इसने इस पर, तो K 9E³ अपॉन यहां से यहां तक की दूरी x का स्क्वायर K। अब FB क्या है, इसने इस पे लगाया है तो इस पे देखिए Q इंटू 4E अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां जरूर लिख दीजिएगा K इक्वल्स 1/4πε0। अब KQE ये उड़ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कीजिए। R माइनस एक्स को, नंबर को एक तरफ कर लीजिए और चर को एक तरफ, तो R माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4/9 4/9। अब इसको देखिएगा, मतलब ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो उसको रूट में कर देगा, तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स 9। तो यहां से क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स प्लस माइनस 2/3। तो प्लस माइनस 2/3 को अगर सॉल्व किया जाए तो आप ऐसे समझिएगा, पॉजिटिव लेने पर और निगेटिव लेने पर दोनों स्थितियां लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो पॉजिटिव लिया तो क्या होगा बेटा, r माइनस एक्स अपॉन एक्स 2/3, तो तिरछा गुणा कर दीजिए, 3r माइनस 3x बराबर 2x। तो इधर करिए 5x बराबर 3r, तो x इक्वल्स 3/5r। तो x इक्वल्स 3/5r। इसका मतलब कहीं इन दोनों के बीच में 3/5। अब निगेटिव ले लीजिए, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स माइनस 2/3। तिरछा गुणा कर दीजिए, 3r माइनस 3x इक्वल्स माइनस 2x। इसको उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस 3x और माइनस 2x, तो प्लस x इक्वल्स 3r आया। x इक्वल्स 3r का मतलब देखिए, ये टोटल दूरी r है, इस x को इतना बढ़ाइए कि यहां तक ले आइए, इससे 2 गुनी दूरी पर और। तो कहीं कह रहा है कि यहां कहीं हो, ये जो q आवेश है यहां कहीं हो। अब इस पे विचार करते हैं कि संतुलन में इसने कहा है। अब देखिए, अगर दोनों समान प्रकृति के हैं, इसने प्रकृति नहीं पूछी है, प्रकृति अगर नहीं पूछी है तो आपने परिमाण लेके सॉल्व कर दिया है। अगर प्रकृति पूछी होती तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता, तब आपको थ्योरेटिकल सोच के इसको करना पड़ता। अब ये भी इसको धक्का मारेगा, वो भी इसको धक्का मारेगा, तो ये तो रिजेक्ट, प्रतिकर्षित होकर दूर चला जाएगा ना, तो संतुलन में थोड़ी आएगा। तो इसलिए ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे रिजेक्ट हुआ, क्योंकि संतुलन के लिए इस आवेश को ये 4e भी धक्का मारेगा और प्लस 9e भी धक्का मारेगा, तो ये संतुलन में नहीं होगा। अगर ये निगेटिव होता तो भी सोचिए कैसे होता, 9e भी आकर्षित करता, 4e भी आकर्षित करता, तो यहां ये रुक नहीं सकता था। तो इसलिए ये वाला तो पोर्शन नहीं लेंगे, तो आंसर अपना क्या आ गया, x इक्वल्स 3/5r। तो ये संतुलन होगा। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। अब आपको देखिएगा बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। अगला क्वेश्चन, 2 प्लस q आवेश परिमाण के आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। q परिमाण का ये भी है और q परिमाण का ये भी है, और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। उनके मध्य बिंदु पर, अब यहां देखिए इसने स्पष्ट कर दिया है कि r/2 दूरी पर तीसरा आवेश रखा जाता है
मान लीजिए कुछ ये रखा जाता है, स्मॉल क्यू परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है, इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन में रहे। अब अगर निकाय अधिकतम संतुलन में है बेटा, ए बी कुछ ओ, अगर निकाय अधिकतम संतुलन में है तो ए पर भी कुल लगने वाला बल शून्य होना चाहिए, बी पर भी कुल बल शून्य होना चाहिए और ओ पर भी कुल बल शून्य होना चाहिए। लेकिन अब कैलकुलेशन में आप ओ पर अगर कुल बल शून्य ले लेंगे तो देखिए ये इसको जितना इधर लगाएगा ये इसको उतना ही इधर बल लगाएगा, क्योंकि आवेश दोनों क्यू क्यू ही है और दूरी भी बराबर है, तो ये तो ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। तो इससे आप किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल ये आंसर का पार्ट है, संतुलन में है इसीलिए जीरो आया, ये गलत नहीं किया आपने। लेकिन इससे यही पता चलता है, अगर इस पे सॉल्व किया ओ पर कुल आवेश वो कुल बल, तो ओ पर देखिए ये वाला इसको अगर ये समान मान ले या विपरीत मान ले, एक बार समान मानते हैं तो अगर समान मानेंगे तो ये इधर प्रतिकर्षित करेगा इधर प्रतिकर्षित करेगा। अब देखिए दोनों आवेश क्यू क्यू और दोनों के बीच की दूरी r/2 का स्क्वायर, क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों के बीच की दूरी r/2 का स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। तो पहली बात आप इस पे बल नहीं निकालेंगे। अच्छा इस पे नेट बल शून्य आया है, इसका मतलब ये तो संतुलन में है, ये तो दिख रहा है। तो अगर ए वाला संतुलन में आ जाए और या फिर बी वाला संतुलन में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी संतुलन में होगा। तो हम ए पर परिणामी बल देखते हैं। अगर शून्य हुआ तो संतुलन की स्थिति होगी। ए पर सोचिए इस क्यू ने बल लगाया होगा, तो इसको कुछ मान लीजिए फोर्स इसने लगाया होगा, तो उसे एफ स्मॉल क्यू ने लगाया होगा ए पर, और एफ कैपिटल क्यू ने लगाया होगा, और ये नेट बल क्या हो जाएगा, जीरो। बिंदु ए पर बल ले रहे हैं बेटा, ए पर ले लीजिए या बी पर ले लीजिए, सेम प्रोसीजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ क्यू ने इस पे कितना बल लगाया, तो के दोनों आवेश कौन कौन से हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों के बीच की दूरी r/2 का स्क्वायर, प्लस इसने इस पे कितना लगाया है, के कैपिटल क्यू, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, r का स्क्वायर बराबर जीरो होना चाहिए। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए। यहां जरूर लिख दीजिए k = 1/4πε0। ये बार बार क्यों बता रहे हैं बेटा, क्योंकि ये k बराबर 1/4πε0, ये तो सिर्फ कूलाम में होता है, और कहीं और k मानेंगे तो उसका मान अलग होगा। तो ये हमें कैसे पता चले कि ये k वही वाला है जो इसका मान 1/4πε0 होता है, तो लिख दीजिए। तो अब पक्षांतर कर लीजिए, तो k क्यू r/2 का स्क्वायर, तो r²/4 हो गया, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन r²। अब इसको देखिएगा कैसे लिख सकते हैं, के क्यू कैंसिल आउट हो गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4q अपॉन r² इक्वल्स माइनस q अपॉन r², r² से r² कैंसिल आउट हो गया। स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, स्मॉल q इक्वल्स -q/4। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये निगेटिव होगा, यही हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे। देखिए ये प्लस प्लस है तो ये माइनस है, उल्टा भी अगर ये दोनों माइनस है तो ये प्लस है, तो संतुलन की स्थिति के लिए ये हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।